नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टोरी ज्ञान में स्वागत है। किशनपुर गांव में एक बाप और बेटी रहते थे। जो पैसा तुम कर्ज लिए हो वो जब मन करे दो, लेकिन ब्याज तो हर महीना दे दिया करो। अगर हर महीने ब्याज नहीं दोगे तो तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। ये है गोवर्धन, अपनी बेटी के साथ एक छोटे से मकान में रहते थे। खेती का काम करते, उससे गुजारा नहीं होता। एक बार सूखा पड़ने की वजह से गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे। पैसे तो अभी नहीं लौटा पाए, लेकिन ब्याज के लिए वो सेठ का छोटा भाई बहुत परेशान करता था। गोवर्धन की बेटी बहुत ही सुंदर और बहुत ही सलीके वाली समझदार थी। सेठ का छोटा भाई गोवर्धन को उल्टा सीधा सुनाता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद गोवर्धन बहुत चिंता में घर में बैठा होता है। गीता रोते हुए अपने पिताजी से, पिताजी, अनाज बेचकर जो कुछ पैसा वो रखे हैं ले जाकर सेठ को दे दीजिए, ताकि उसका रोज आना जाना बंद हो जाए। रहा गुजारे की बात तो हम बाप बेटी मेहनत करेंगे। गीता घर में ही सिलाई का काम करती थी। जो भी कपड़े मिलते नहीं मिलते तो मोहल्ले से जाकर मांग कर लाती और सिलती। जो भी 2 रुपया मिलते वह घर चलाने में काम आते थे। एक दिन शाम को उसके पिताजी, बेटी, वह कुछ पैसे मैं तुम्हारे शादी के लिए इकट्ठा कर रहा था, लेकिन देना पड़ेगा सेठ को। आज मैं गया था खेत में तो वहाँ सेठ का छोटा भाई मुझे खेत से भगा दिया और बोला कि जब तक मेरे पैसे नहीं दोगे तब तक इस खेत में तुम काम नहीं कर सकते हो। आज से मैं जंगल से लकड़ी काट कर लाऊंगा और उसे ही बेचकर हम गुजारा करेंगे। आज वो जंगल में गया, कुछ सूखी लकड़ियां काटी और मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? उस लड़की का कौन सहारा बनेगा? वह लकड़ी काटते हुए ऐसे ही बोलते जा रहा था। अब वह रोज लकड़ी काट कर लाता और उसे घुमाकर गांव में बेचता था। इधर गीता कपड़े बनाती और उसको ले जाकर सबके घर पहुंचाती थी। सुषमा आंटी, यह आपका कपड़ा सिल गया है, मैंने सोचा आपको दे आऊं। सुषमा आंटी गीता के पड़ोस में रहती थी। गीता को बहुत अच्छा मानती थी। थोड़ी देर में गीता सुषमा आंटी के घर से चली जाती है। सुषमा आंटी का भाई का लड़का आया हुआ था। बुआ, यह लड़की कौन थी? बेटा, यह लड़की पड़ोस में रहती है, बहुत ही सुशील और बहुत अच्छी है। इसकी माँ नहीं है और बाप भी बुजुर्ग है, बहुत मेहनत करती है। कुछ कर्ज में दबे हुए हैं ये दोनों। विजय गीता को पहली बार ही देखा तो बहुत अच्छी लगी उसे। उसकी बुआ उसके बारे में बहुत कुछ तारीफ कर रही थी, लेकिन विजय को सुषमा का वो सीधा साधा चेहरा ही नजरों के सामने दिख रहा था। इधर गीता अपने पिताजी से, पिताजी, आपके पास जो पैसे थे उस सेठ को दे दिए ना, अब तो उसको कोई कर्ज नहीं देना है। नहीं बेटी, कहाँ पूरा हुआ? वो तो कह रहा है कि ये ब्याज ही हो गया, बाकी मूड पता नहीं कब तक चुकता कर पाऊंगा। पिताजी, आप उस पैसे की चिंता में ही अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। कई दिन हो गया बिस्तर पे पड़े पड़े, मैं जा रही हूँ दवा लाने। धीरे धीरे समय निकलता गया। ये बाप बेटी अपना मेहनत करते और गुजारा करते, लेकिन कल क्या होना था सभी अनजान रहते हैं। वैसे ही ये दोनों बाप बेटी भी अनजान थे। एक दिन, अरे सेठ जी, क्या बात है? आज हमारे गांव में आपका आसन आया हुआ है, कोई खास बात है क्या? नहीं मंगरू, मैं जा रहा हूँ गोवर्धन के यहाँ, कई दिनों से दिख नहीं रहा है। कुछ काम है उसके यहाँ, वो नहीं आ रहा है तो मैंने सोचा मैं ही चला जाऊं। सेठ गोवर्धन के यहाँ पहुँचता है। गोवर्धन इन दोनों भाइयों को देखकर अचानक घबरा जाता है। अरे अरे सेठ जी, आप मेरे दरवाजे पे, क्या बात है? आप मुझे ही बुला लिए होते। गोवर्धन सेठ और उसके भाई दोनों को अंदर लाकर बैठाता है और गीता को बोलता है कि पानी लाओ जाकर सेठ जी के लिए। उसके बाद, सेठ जी बताइए ना, क्या बात है कि आप दोनों मेरे गरीब कुटिया में पधारे? अरे गोवर्धन, डरो मत, मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही तुम्हारे घर आया हूँ। अब तुम मुझे सेठ मत बोलो, अब हम रिश्तेदार होने जा रहे हैं और मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारा इसमें बहुत फायदा है। चुपचाप मेरी बात मान लो। तुम अगर मेरे भाई से अपनी बेटी की शादी कर दिए तो मैं तुझे कर्जे से मुक्त कर दूंगा।
सेठ की बातें सुनकर गोवर्धन के पैरों तले जमी खिसक जाती है और वह बहुत मिन्नती करता है कि सेठ ऐसा मत करो, आपके भाई की उम्र बहुत ज़्यादा है, मेरी बेटी अभी बच्ची है और आप में हमारे में कोई मेल नहीं है। गोवर्धन की बातें सुनते ही गोवर्धन, तुम ना नहीं कह सकते हो। तुम्हें पता है ना मेरी औकात की। तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को मैं यहाँ से उठवा लूंगा और कहीं मरवा कर फेंकवा दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं कल 10 बजे शिव मंदिर में इंतजार करूंगा, अपनी बेटी को लेकर आ जाना। सेठ गुस्से में हाथ में खंजर निकालकर गोवर्धन को डराता है और फिर वहां से दोनों भाई चले जाते हैं। सेठ की सारी बातें गीता भी सुन ली होती है। उसके बाद दोनों बाप बेटी बेटी, अब मैं क्या करूं? पता नहीं तेरे किस्मत में क्या लिखा है। गीता को यह सब देखकर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन अपने पिता के हालात से वह अपने आप को इतना मजबूत बना लेती है और अपने पिता को समझाते हुए कहती है, पिताजी आप रोइए मत, मेरी किस्मत नहीं बदल सकते हैं आप, और उस सेठ की धमकी भी मैंने सुन लिया है। पिताजी उसकी ताकत का हमें अंदाजा नहीं है, हम बाप बेटी कहीं के नहीं रहेंगे। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उसी समय सुषमा आंटी उसके घर के बगल से गुजर रही थी। इन दोनों बाप बेटी की पूरी बातें सुन लेती है और अपने घर जाकर विजय के पास फोन करती है। विजय बेटा, मैंने उस दिन तुम्हारी आंखों में गीता के लिए प्यार और सहानुभूति देखा था। उसके बाद सुषमा आंटी सारी बातें विजय को बता देती है जो गीता और उसके पिताजी के साथ सेठ कर रहा था। फिर अगले ही दिन सुबह, भाई साहब आप अब रोना बंद कीजिए, आपका दिन खराब होने से पहले अच्छा होने वाला है। आपकी बेटी से मेरे भाई का लड़का शादी करेगा और जो सेठ का कर्ज है वो सब यही चुकता करेगा। बहन जी, आप ये क्या कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है? सेठ मुझे जीने नहीं देगा और ना मेरी बेटी को। और ये लड़का? सुषमा उसके बाद सब कुछ बताती है। कहती है, आप डरो मत, मेरा भतीजा पेशे से एक वकील है, उसके सामने सेठ कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद दोनों पैसा लेकर सेठ के यहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद विजय, तुम ये अपना पैसा रखो, तुम्हारा जितना हिसाब हुआ उससे 5,000 रुपया ज्यादा है। और रहा गीता की शादी की तो वो भूल जाओ, और मैं पेशे से एक वकील हूँ, अगर एक रिपोर्ट कर दिया ना तो जीवन भर चक्की चलाओगे जेल में। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। विजय और गीता की शादी शिव मंदिर में हो जाती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी की गरीबी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ईमानदार और मेहनती इंसान के साथ हमेशा भगवान होते हैं और भगवान जिसके साथ होते हैं उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद।